जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, નીલમાધવ પબ્લિક સ્કૂલ તરફથી હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી જોવાના છીએ। અગાઉના વિડીયોમાં જે આપણો આગળનો વિડીયો હતો એમાં આપણે પાઠ 2 એના 62 પ્રશ્ન સુધી જોયા, બરાબર। હવે આપણે 63મો પ્રશ્ન અને 64મો પ્રશ્ન સમજવાના છીએ। તો 63મો પ્રશ્ન જે છે તમારો એ નિબંધનો છે। નિબંધ લખવાનો છે। નિબંધ શું છે? મેરા પ્રિય ત્યોહાર, બરાબર। એ નિબંધ આપણે તમને મનગમતો તહેવાર હોય એના વિશે પણ તમે લખી શકો છો, અથવા આમાં તમને જન્માષ્ટમીનો નિબંધ તમને આપેલો છે। મેરા પ્રિય ત્યોહાર, તો જન્માષ્ટમી વિશે અહીંયા તમને નિબંધ લખીને આપેલો છે। એ પ્રમાણે તમને બીજા કોઈ તહેવાર ગમતા હોય એ તહેવાર વિશે પણ તમે લખી શકો છો, બરાબર। તો કઈ રીતે લખવો એ આ નિબંધને તમે જોઈને તમે એ રીતે તમે બીજો નિબંધ પણ લખી શકો છો। આને નમૂના તરીકે તમે લઈ શકો છો, બરાબર। તો હવે તમારો નિબંધ આપણે વાંચીએ અને સમજીએ, બરાબર, કે કઈ રીતે નિબંધ લખાય। मेरा प्रिय त्योहार, बराबर, हमारा निबंध का नाम है मेरा प्रिय त्योहार। निबंध हम कैसे लिखते हैं कि पैराग्राफ जो होता है वो क्रम में ही पैराग्राफ बढ़ता है। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3, 4 जितने भी पैराग्राफ हो क्रम में ही रहते हैं, आगे पीछे नहीं रहते, एक लाइन में ही सारे रहते हैं। देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि जो सभी पैराग्राफ है वो क्रम में ही है, आगे पीछे नहीं है, ठीक है। सभी जगह के अल्प विराम, पूर्ण विराम, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, जहाँ भी हमें लिखना पड़ रहा है हमें विराम चिन्ह तो मालूम ही है कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह या कौन सा चिन्ह हमें लगाना है या पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। इस प्रकार हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे ही निबंध लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ आपका मेरा प्रिय त्योहार निबंध, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। तो मेरा प्रिय त्योहार जन्माष्टमी है। यह हिंदुओं का एक धार्मिक त्योहार है। यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे हमारी जो जन्माष्टमी हम सावन महीने में जो मनाते हैं यह त्योहार, इसके बारे में बात की गई है कि यह हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है, बराबर, कि क्योंकि यह सावन मास की अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन के आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को बहुत ही यादगार तरीके से मनाया जाता है। लोग बड़े उत्साह से श्री कृष्ण जन्म के उत्साह की तैयारियां करते हैं। मंदिरों में बड़ी धूमधाम रहती है। लोग मंदिरों को सजाते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। महाराष्ट्र में गोविंदा आला रे आला गीत के साथ मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है। उस दिन लोग बहुत ही तैयारियां करते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, बड़ी धूमधाम रहती है, लोगों का आना जाना बहुत रहता है, मंदिरों को सजाया जाता है, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। महाराष्ट्र में तो गोविंदा आला रे आला का नाद करते हुए मटकी भी फोड़ी जाती है, सब मटकी फोड़ भी करते हैं, ठीक है। आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव होता है। दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ लग जाती है। लोग दिन भर व्रत करते हैं, कृष्ण जन्म के बाद ही भोजन करते हैं। उस दिन लोग कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं। दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जमी होती है। उस दिन लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाते। जब भगवान का जन्म होता है उसके बाद वही भोजन करते हैं, अपना व्रत जो है वो तोड़ते हैं, पूरा करते हैं।
तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में नंद महोत्सव मनाया जाता है। जब जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जन्म हो जाता है तो दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है। तो बीजो महोत्सव दूसरा जो महोत्सव है वो मनाता है, वो क्या है? नंद महोत्सव। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों को दिखाकर यहाँ जन्माष्टमी के त्यौहार के बारे में लिखा गया है। आपको हर एक बात टूक में छोटी छोटी बात करके यहाँ पे जो पूरा निबंध दिया गया है, आपको ऐसे ही अपना जो प्रिय त्यौहार हो, आपका जो प्रिय त्यौहार हो, आप अपने अनुसार लिखने वाले हो, तो इस निबंध को ध्यान में रखते हुए कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस तरह से आपको अपना निबंध लिखना है। ठीक है, अब हम अपना जो 64वां प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। ठीक है, जो आपको कहानी लिखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे कहानी के मुद्दे दिए गए हैं, तो यह मुद्दे को लेकर हमें ये जो एक एक टॉपिक, एक एक जो मुद्दे दिए हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है। उन्हें पढ़ते पढ़ते उनके क्रम अनुसार हमें कहानी भी बनानी है और इसका शीर्षक भी देना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पढ़ती हूँ और आपको कहानी भी समझाती हूँ। एक नगर में दो स्त्रियाँ, एक ही बालक के लिए दावेदार। आपस में तकरार। मामला न्यायाधीश के समक्ष। दोनों बातें सुनना, न्याय करना। बालक के दो टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रो कर कहना, बच्चे को न काटे, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला। रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। बराबर, ये हमारे मुद्दे हैं। इस मुद्दे को हम एक एक मुद्दे लेकर हमें पूरी कहानी बनानी है। तो यहाँ पे हमें शीर्षक भी दिया है और साथ में कहानी भी लिख कर दी है। आपको जो और इसमें कुछ डालना हो, अपने अनुसार कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे न्यायाधीश का फैसला, इसका शीर्षक दिया है कि न्यायाधीश के पास गए हैं, बराबर, न्याय के लिए। तो यहाँ पे आपको जो पता ना चले कि क्या आप शीर्षक दे, तो यहाँ पे एक आपको टॉपिक भी दे दिया है कि न्यायाधीश का फैसला। तो यही हमें यहाँ शीर्षक भी दिया है कि क्या, कि न्यायाधीश का फैसला। तो हम अब जो ये कहानी है यह मैं पढ़ रही हूँ। एक नगर में एक सुंदर बगीचा था। एक दिन एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर वहाँ आई। बच्चा वहीं घास पर खेलने लगा और स्त्री किसी परिचित से बात करने लगी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसने देखा तो एक अन्य स्त्री उसे लिए जा रही थी। उसने जाकर उस स्त्री को रोका और बच्चा लेने का प्रयत्न किया, तो वह उसे बच्चा वापस देने से इनकार कर रही थी। दूसरी स्त्री ने भी उस बच्चे को अपना बच्चा बताया। इस तरह दोनों स्त्रियां उस बच्चे को दुख का खुद का बच्चा कहने लगी। इस तरह दोनों स्त्रियां बच्चे पर अपना अपना दावा करने लगी। जो ऊपर के सारे मुद्दे हैं वो आ गए इसमें, ठीक है। उसमें मुद्दे जो है दिए हैं उससे भी इसमें लिया गया है। नगर की बात है कि एक नगर में, हम कहानी ऐसे ही शुरू करते हैं। एक नगर की बात है, एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर बगीचे में लेकर बच्चे को खिलाने आई है। वो बच्चा घास में नीचे खेल रहा होता है। वो अपनी जो स्त्री है वह दूसरे अपने परिचित व्यक्ति से बातचीत कर रही होती है। फिर देखती है कि उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। देखती है तो दूसरी स्त्री उस बच्चे को लेकर जा रही है। वो उसे रोकती है और कहती है मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो। वो भी उस बच्चे को अपना बच्चा बताती है। दोनों में झगड़ा होता है, ठीक है। अब उन दोनों में तकरार बहुत बढ़ गई। यह मामला अदालत में न्यायाधीश के समक्ष गया।
न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और न्याय करते हुए कहा कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, में बांट लिया जाए। बच्चे को 2 टुकड़े करके दोनों में बांट दिया जाए। यह बात सुनकर एक स्त्री मौन खड़ी रही, पर दूसरी रोने लगी और बोली, नहीं, बच्चे को काटो मत, उसे ही सौंप दो। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश समझ गए कि बच्चे की असली माँ कौन है। उनकी आज्ञा से बच्चा रोती हुई स्त्री को सौंप दिया। ठीक है। दोनों स्त्रियों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसे अदालत में जाना पड़ता है। न्यायाधीश दोनों की बात सुनता है, क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचता है। तो वह उपाय लगाता है कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। जो बच्चा है उसके 2 टुकड़े कर दो और दोनों जो स्त्रियां हैं उनमें एक करके बांट दो। तो एक स्त्री थी जो झूठ बोल रही थी, वो चुपचाप खड़ी रहती है और जिसका बच्चा है वह स्त्री रोने लगती है और कहती है कि आप इस बच्चे को काटो मत, इससे मेरे बच्चे को मत मारो, इसे अपने जान बख्श दो और यह बच्चा उस स्त्री को दे दो, इससे मेरा बेटा तो जीवित रहेगा। ऐसा कहती है और वो रोने लगती है। न्यायाधीश चतुर है, वो समझ जाते हैं कि उस बच्चे की असली माँ कौन है और उसे वह बच्चा जो रोती हुई स्त्री है उसे देने का फैसला करती है कि इस बच्चे को उसे दे दो, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को मरा हुआ देख नहीं सकती है। पर जिसका बच्चा ही नहीं है, उससे लेना देना ही नहीं है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि बच्चे को जो किया जाए, मेरा क्या। इसीलिए यहाँ पे असली माँ का ऐसे पता चल जाता है। ठीक है। इस तरह से यह कहानी लिखी गई है। आप इसको अपनी तरह से भी कहानी लिख सकते हैं। ये जो आपके मुद्दे दिए हैं उसको लेकर आप अपने अनुसार भी आप इस कहानी को लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं अपना वीडियो पूरा कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप निबंध और यह कहानी अपने अनुसार अपने निबंध की नोट में लिखेंगे। ठीक है।